हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम सेक्शन 1 से 190 तक कवर कर चुके हैं। और चैप्टर की बात करें तो 12 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। फिलहाल हम 13 चैप्टर पर हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 191 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। यह धारा सुनिश्चित करती है कि पुलिस गवाहों या शिकायतकर्ताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न किया जाए। ठीक है, किसी परिवादी या साक्षी से जो किसी न्यायालय में जा रहा है, पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और न तो उसे अनावश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी और न उससे अपनी उपस्थिति के लिए उसके अपने बंधन पत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर कोई शिकायत करता है, गवाह कोर्ट जा रहा है, तो पुलिस अधिकारी उसे यह जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि वह पुलिस के साथ ही चले। पुलिस उन्हें रास्ते में बिना वजह न तो रोकेगी और न ही कोई असुविधा पहुंचाएगी। पुलिस उनसे कोर्ट में हाजिर होने के लिए किसी प्रकार की जमानत या पैसे की मांग नहीं कर सकते। ठीक है, वे सिर्फ अपनी साइन करके एक बंधन पत्र दे सकते हैं कि हाँ, मैं कोर्ट में आ जाऊंगा। ठीक है, परंतु यदि कोई परिवादी या साक्षी उपस्थित होने से या धारा 190 में निर्दिष्ट प्रकार का बंधन पत्र निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस थाने का भारसाध अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में जेल भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है जब तक वह ऐसा बंधन पत्र निष्पादित नहीं कर देता या जब तक मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती। इसमें कहा गया है कि अगर कोई गवाह या शिकायतकर्ता कोर्ट जाने से साफ मना कर देता है या बंधन पत्र साइन करने से इनकार करता है, तब पुलिस के पास पावर है कि पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी में भेज सकती है। मजिस्ट्रेट उसे तब तक जेल या कस्टडी में रख सकता है जब तक वह बॉन्ड साइन न कर दे या जब तक केस की सुनवाई खत्म न हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 192 के बारे में। अन्वेषण कार्रवाई की डायरी। क्लोज 1, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण करने में की गई अपनी कार्रवाई को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें उस समय जब उसे सूचना मिली, उस समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया, अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा। सेक्शन 192 का क्लोज 1 कहता है कि जांच करने वाला पुलिस अधिकारी हर रोज की बात डायरी में लिखेगा। सूचना कब मिली, जांच कब शुरू की और कब खत्म हुई, पुलिस किस जगह पर गई, जांच में क्या क्या बातें और सबूत सामने आए, ये सब डायरी में लिखा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। धारा 180 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन किस डायरी में अंत स्थापित किए जाएंगे। क्लोज 2 कहता है कि जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के जो भी बयान धारा 180 के तहत दर्ज किए हैं, वह इसी केस डायरी का हिस्सा होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। उपधारा 1 में निर्दिष्ट डायरी जिल्द रूप में होगी और उसके पृष्ठ समयक रूप से सांख्यिक होंगे। क्लोज 3 कहता है कि यह डायरी एक बंधी हुई किताब में होगी। ठीक है, और इसके पेजों पर नंबर डले होंगे ताकि पुलिस बीच में से कोई पेज गायब न कर सके या नया पेज न जोड़ सके। अब क्लोज 4 की बात करते हैं। कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या निवारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं, किंतु ऐसी जांच या विचार में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है। क्लोज 4 कहता है कि अदालत इस डायरी को मांग कर सकती है, लेकिन कोर्ट इसे सीधे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि केस को अच्छे से समझने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 5 के बारे में। न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता ऐसी डायरियों को मांगने के हकदार होंगे और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि वह न्यायालय द्वारा देखी गई है
किंतु यदि वह उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उन्हें लिखा है अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023-47 की यथास्थिति धारा 148 या धारा 164 के उपबद्ध लागू होंगे। सेक्शन 192 का क्लोज 5 कहता है कि आरोपी या उसका वकील इस डायरी को देखने का हकदार नहीं होता है। सिर्फ इसलिए कि जज साहब ने डायरी देखी है, आरोपी उसे देखने की मांग नहीं कर सकता। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए डायरी देखता है, या कोई पुलिस अधिकारी की किसी बात को झूठा साबित करने के लिए डायरी का इस्तेमाल करती है, तब आरोपी का वकील उसे देख सकता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नियमों के तहत। अब बात करते हैं सेक्शन 193 के बारे में। अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। क्लोज 1, इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। सेक्शन 193 कहता है कि जब पुलिस की पूरी जांच खत्म हो जाती तो वह कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपती है उसे हम आम बोलचाल में चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। क्लोज 1 कहता है इसका जांच बिना किसी फालतू देरी के जल्द से जल्द पूरी की जाए। क्लोज 2 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के मामलों में अगर मामला बलात्कार का है तो जांच FIR दर्ज होने की तारीख के 2 महीने के भीतर हर हाल में पूरी करनी होगी। अब क्लोज 3 की बात करते हैं। पॉइंट 1, जैसे ही जांच पूरी होती है वैसे ही पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का माध्यम भी है, एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होगी। सेक्शन 193 का क्लोज 3 कहता है कि पुलिस जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी ऑनलाइन भी भेजी जा सकती है, उसमें ये बातें होंगी। ठीक है। पॉइंट ए, पक्षकारों के नाम, शिकायतकर्ता और आरोपी पार्टियों के नाम होंगे। पॉइंट बी, सूचना का प्रारूप, मामला किस बारे में था, सूचना का प्रारूप। ठीक है। पॉइंट सी, मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम। पॉइंट सी कहता है कि गवाहों के नाम जो केस के बारे में जानते हैं। पॉइंट डी, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा। पॉइंट डी कहता है कि क्या कोई अपराध हुआ है और अगर हुआ है तो किसने किया है। पॉइंट ई, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉइंट ई कहता है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पॉइंट एफ, क्या अभियुक्त अपने बंधन पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ दिया गया है। पॉइंट एफ कहता है कि क्या आरोपी को बेल, जमानत या बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। पॉइंट जी, क्या अभियुक्त धारा 190 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। क्या आरोपी को जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। पॉइंट एच, जहां अन्वेषण भारतीय न्याय संहिता 2023-45-70 धारा 71 के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या महिला की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है। पॉइंट एच कहता है कि बलात्कार के मामले में महिला की मेडिकल रिपोर्ट साथ में जोड़ी गई है या नहीं। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम। अगर कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे मोबाइल CCTV है तो वह किसकी कस्टडी में रहा है। ठीक है। पुलिस अधिकारी 90 दिन की अवधि के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना किन्हीं भी साधनों द्वारा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का माध्यम भी है, सूचना देने वाले या पीड़ित व्यक्ति को देगा। नंबर 3, वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना उस व्यक्ति को, यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम सूचना दी है, उस रीति से देगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। इसमें कहा है कि पुलिस 90 दिनों के भीतर शिकायत करते हैं पीड़ित व्यक्ति को SMS, ईमेल या किसी भी साधन से बताएगी कि जांच में क्या प्रोग्रेस हुई है।
क्लोज 4, जहां धारा 177 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे। क्लोज 4 कहता है कि अगर सरकार ने किसी सीनियर पुलिस अफसर को नियुक्त किया है तो रिपोर्ट सीधे मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगी, बल्कि उस सीनियर अफसर के जरिए जाएगी। वह अफसर जरूरत पड़ने पर पुलिस को और आगे जांच करने का आदेश भी दे सकता है। ठीक है, अब क्लोज 5 की बात करते हैं। जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंधन पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस बंधन पत्र या जमानत पत्र के उन्मोचन के लिए अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे। क्लोज 5 कहता है कि अगर आरोपी जमानत पर बाहर है तो मजिस्ट्रेट तय करेगा कि उसकी जमानत जारी रखनी है या खत्म करनी है। पुलिस रिपोर्ट के साथ कोर्ट को सारे दस्तावेज, सबूत और गवाहों के बयान भी भेजेगी जिन पर सरकारी वकील कोर्ट में भरोसा करने वाला है। अब बात करते हैं क्लोज 6 के बारे में। जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 190 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ साथ निम्नलिखित भी भेजेगा। पॉइंट ए, वे सब दस्तावेज या उनकी सुसंगत उद्धरण जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न है, जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है। पॉइंट बी, उन सब व्यक्तियों के जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है। धारा 180 के अधीन अभिलिखित कथन है। सेक्शन 193 का क्लोज 6 कहता है कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी गवाह के बयान का कोई हिस्सा केस से जुड़ा नहीं है या उसे आरोपी को बताना समाज और न्याय के हित में ठीक नहीं है, जैसा किसी की जान को खतरा हो सकता हो, तो पुलिस उस हिस्से को मार्क कर देगी और मजिस्ट्रेट से गुजारिश करेगी कि यह हिस्सा आरोपी को न दिया जाए। क्लोज 7 की बात करते हैं। यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्रवाई की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है, तो वह कथन के उस भाग को प्रदर्शित करेगा। अभियुक्त को दे दी जाने वाली प्रतिलिपि से उस भाग को निकाल न देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक टिप्पणी मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सेक्शन 193 का क्लोज 7 कहता है कि पुलिस मजिस्ट्रेट को उतनी कॉपियां देगी जितनी आरोपी को बांटने के लिए जरूरी है। अगर पुलिस ने यह दस्तावेज ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिए हैं तो माना जाएगा कि डिलीवरी हो गई है। अब क्लोज 8 की बात करते हैं। उपधारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी धारा 230 के अधीन अभियुक्त को प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट को समय रूप से सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी संख्या में प्रतियां जो अपेक्षित हो भी प्रस्तुत करेगा, परंतु इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के प्रदाय को समय रूप से तामील हुआ माना जाएगा। क्लोज 9, इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दिए जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य मिले, वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य के संबंध में आगे रिपोर्ट ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंध करे भेजेगा और उपधारा 3 से उपधारा 8 तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट के बारे में जहां तक हो सके वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा 3 के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। सेक्शन 193 का क्लोज 9 कहता है कि चार्जशीट दाखिल होने का मतलब यह नहीं कि जांच हमेशा के लिए बंद हो गई है। अगर पुलिस को बाद में कोई और नया सबूत या गवाह मिलता है तो वह आगे और जांच कर सकती है। इस नई जांच की रिपोर्ट को अतिरिक्त रिपोर्ट कहते हैं। अगर कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू हो चुका है तो पुलिस अपनी मर्जी से आगे जांच नहीं करेगी, उसे कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और वह जांच नंबर दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
बेशक कोर्ट चाहे तो इस समय को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 194 के बारे में, आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। सेक्शन 194 कहता है कि जब भी किसी की असामान्य तरीके से मौत होती है तो पुलिस तुरंत केस एफआईआर दर्ज नहीं करती, बल्कि पहले मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए पंचायतनामा तैयार करती है। ठीक है, अब क्लोज 1 की बात करें। जब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निम्नलिखित विशेषता सख्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, या कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मारा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षा करने के सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा, और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित न हो, वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है, और वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ऐसे घावों और अस्थि भंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाए वर्णन होगा, और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा, यदि कोई हो, किए गए प्रतीत होते हैं। सेक्शन 191 का क्लोज 1 कहता है कि जैसे ही पुलिस थाने के इंचार्ज को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, उसे किसी इंसान या जानवर, मशीन या एक्सीडेंट में मार दिया गया है, या वह ऐसी संदेहास्पद स्थिति में मरा है जिससे लगता है कि कोई अपराध हुआ है, वह तुरंत इसकी सूचना सबसे पास के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा। इसके बाद पुलिस तुरंत उस जगह जाएगी जहां लाश रखी है। वहां पुलिस इलाके के 2 या 2 से ज्यादा सम्मानित नागरिकों को बुलाएगी, उनकी मौजूदगी में लाश को देखेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि मौत का ऊपरी कारण क्या लग रहा है। रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि शरीर पर कहाँ कहाँ घाव है, कोई हड्डी तो नहीं टूटी है, नीले निशान तो नहीं है, और यह चोटें किस हथियार या चीज से लगती है। ठीक है, अब क्लोज 2 की बात करते हैं। उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्ति द्वारा या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत है हस्ताक्षर किए जाएंगे, और वह जिस जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को 24 घंटों के भीतर तत्काल भेज दी जाएगी। क्लोज 2 कहता है कि इस रिपोर्ट पर जांच करने वाले पुलिस अफसर और वहां मौजूद उन गवाहों के साइन होंगे जो पुलिस की बात से सहमत है। इस रिपोर्ट को 24 घंटे के भीतर तुरंत जिला मजिस्ट्रेट, डीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट, एसडीएम को भेजना अनिवार्य है। अब क्लोज 3 की बात करते हैं। जब पॉइंट 1 मामले में किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है, या पॉइंट 1 कहता है किसी महिला ने अपनी शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या की हो। पॉइंट 2 मामला किसी महिला की उसकी विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया है। पॉइंट 2 कहता है कि किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई है। पॉइंट 3 मामला किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस महिला के किसी नातेदार ने उस निम्नलिखित निवेदन किया है। इसमें कहा गया है कि शादी के 7 साल के भीतर महिला की मौत हुई हो और उसके किसी रिश्तेदार ने पोस्टमार्टम की मांग की हो। पॉइंट 4 मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है, या पॉइंट 4 कहता है कि मृत्यु के कारण पर कोई भी संदेह हो। पॉइंट 5 किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है। पॉइंट 5 में कहा गया है कि पुलिस को किसी भी अन्य वजह से ऐसा करना जरूरी लगे, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाए वह अधिकारी, यदि मौसम ऐसा है
और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए उसे भिजवाया जा सकता है, तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति अन्य रहित चिकित्सा के पास भेजेगा। इसमें कहा है कि मौसम और दूरी ऐसी होनी चाहिए कि रास्ते में लाश इतनी न सड़ जाए कि डॉक्टर उसकी जांच ही न कर पाए। अब क्लोज 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इस निर्णित विशेषता सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसमें कहा गया है कि मृत्यु समीक्षा के आदेश देने या करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही सशक्त है। अब बात करते हैं सेक्शन 195 के बारे में, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। इस सेक्शन में कहा गया है कि जांच को पूरा करने के लिए पुलिस के पास लोगों को बुलाकर पूछताछ करने का अधिकार होता है। क्लोज 1, धारा 194 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वक 2 या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है, तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या जब्ती की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आवृत्त होगा। परंतु 15 वर्ष से कम की आयु या 60 वर्ष की आयु से ऊपर के किसी व्यक्ति या महिला या मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति से उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, परंतु और कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए इच्छुक हो तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। सेक्शन 195 का क्लोज 1 कहता है कि पुलिस उन 2 या 2 से अधिक पड़ोसियों को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो केस के बारे में कुछ जानता है लिखित आदेश भेजकर बुला सकती है। बुलाया गया व्यक्ति आने के लिए मजबूर है और उसे पुलिस के सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे। गवाह उन सवालों के जवाब देने से मना कर सकता है जिससे वह खुद किसी अपराध में फंस सकता हो या उस पर कोई पेनल्टी लग सकती हो। 15 साल से कम या 60 साल से अधिक के व्यक्ति, महिलाएं, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति से पूछताछ के लिए उनके घर के अलावा किसी और जगह आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से थाने आकर जवाब देना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। ठीक है। अब क्लोज 2 के बारे में बात करते हैं। जब यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध है जिससे धारा 190 लागू है प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा न करेगा। क्लोज 2 कहता है कि अगर इस जांच से यह पता नहीं चलता है कि गंभीर अपराध हुआ है, मतलब संज्ञेय अपराध हुआ है, तो पुलिस उस गवाह को कोर्ट में पेश करने के लिए नहीं कहेगी, मामला वहीं बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 196 के बारे में, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। कुछ मामलों में इतने संवेदनशील होते हैं कि कानून पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं करता, वहाँ मजिस्ट्रेट खुद अपने स्तर पर जांच करता है। क्लोज 1, जब मामला धारा 194 की उपधारा 3 के खंड 1 खंड 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 194 की उपधारा 1 में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया हो कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियाँ होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती है। ठीक है। तो सेक्शन 196 का क्लोज 1 कहता है कि अगर मामला किसी महिला की शादी की 7 साल के भीतर आत्महत्या या संदेह मौत का है तो पुलिस की जांच के अलावा या उसके बदले मजिस्ट्रेट खुद मौत के कारणों की जांच करेगा। ऐसा करते समय मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट जैसी ही सारी शक्तियाँ होंगी।
अब क्लोज टू की बात करते हैं, जहाँ पॉइंट है कोई व्यक्ति मर जाता है, गायब हो जाता है। पॉइंट बी, किसी महिला के साथ संग किया गया अभिकथित है। तो उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है, वहाँ पुलिस द्वारा की गई जांच या किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, जांच की जाएगी। क्लोज टू कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या महिला पुलिस कस्टडी में या कोर्ट द्वारा की गई किसी अन्य कस्टडी में है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है या वह गायब हो जाता है, उस महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगता है, तो पुलिस की जांच के साथ मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच करना अनिवार्य है। यह जांच में मजिस्ट्रेट करेगा जिसके इलाके में यह घटना हुई है। ठीक है, अब क्लोज 3 की बात करते हैं। ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा। क्लोज 3 कहता है कि जांच करने वाला मजिस्ट्रेट जो भी सबूत या गवाहियां लेगा उन्हें केस की परिस्थितियों के अनुसार लिखित रूप में दर्ज करेगा। क्लोज 4, जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में समीचीन है कि किसी व्यक्ति की जो पहले ही गाड़ दिया गया है मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाएगी कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चले, तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकेगा और उसकी परीक्षा करा सकेगा। क्लोज 4 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मौत का कारण जानने के लिए उस व्यक्ति की लाश की दोबारा जांच जरूरी है, तो पहले ही दफनाया जा चुका है, तो मजिस्ट्रेट कब्र से लाश को बाहर निकलवा सकता है। अब क्लोज 5 की बात करें, जहाँ कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है, वहाँ मजिस्ट्रेट जहाँ कहीं साध्य है मृत के उन नातेदारों को जिनके नाम और पते ज्ञात है सूचना देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने को अनुज्ञात करेगा। क्लोज 5 कहता है कि जब भी मजिस्ट्रेट ऐसी कोई जांच करेगा तो वह मृतक के सगे रिश्तेदारों जैसे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी को सूचना देगा और उन्हें जांच के समय मौजूद रहने की अनुमति देगा। अब क्लोज 6 की बात करते हैं। उपधारा 2 के अधीन कोई जांच या अन्वेषण करने वाला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अन्य अहित चिकित्सा व्यक्ति को जो इस निम्नलिखित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो भेजेगा, जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो। क्लोज 6 कहता है कि कस्टडी में मौत के मामलों में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति की मौत के 24 घंटे के भीतर लाश को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाए। अगर किसी वजह से देरी होती है तो उसका कारण लिखित में दर्ज करना होगा। तो दोस्तों, अब हमारे अध्याय 13 कंप्लीट हो चुके हैं और फिलहाल हम 14 अध्याय पर आ गए हैं। ठीक है, जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। चलिए बात करते हैं सेक्शन 197 के बारे में। जांच और विचारण का साधारण स्थान। प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण साधारणतया पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह अपराध किया गया है। सेक्शन 197 कहता है कि यह बिल्कुल सीधा और बुनियादी नियम है कि कोई भी अपराध साधारणतया उसी कोर्ट में चलाया जाएगा जिस कोर्ट के इलाके के भीतर वह अपराध किया गया है। उदाहरण से संगत राम ने श्याम की जेब दिल्ली की चांदनी चौक इलाके में काटी है, तो इस अपराध का मुकदमा दिल्ली की उसी कोर्ट में चलेगा जिसके तहत चांदनी चौक आता है, न कि बम्बई या जयपुर की कोर्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 198 के बारे में। जांच और विचारण का स्थान। पॉइंट ए, जहाँ यह अनिश्चित है कि कई स्थानों क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है। पॉइंट ए कहता है कि जब पक्का न पता हो कि कई इलाकों में से किस इलाके में अपराध हुआ है। उदाहरण, अगर एक चलते ट्रेन में चोरी हुई है और यह साफ नहीं है कि चोरी कानपुर में हुई है या प्रयागराज में हुई है या पटना में, तो ऐसे में इन तीनों में से किसी भी शहर की कोर्ट में केस चल सकता है। पॉइंट बी, जहां अपराध अशंत एक स्थानीय क्षेत्र में और अशंत किसी दूसरे में किया गया है। या पॉइंट बी कहता है कि जहां अपराध आधा एक जगह और आधा दूसरी जगह हुआ है,
उदाहरण समझते हैं, किसी व्यक्ति को बंधक बनाने की साजिश भोपाल में रची गई है, लेकिन उसे असम में बंधक बनाकर इंदौर में रखा गया है। अब भोपाल या इंदौर दोनों में से किसी भी कोर्ट में केस चलाया जा सकता है। अब पॉइंट सी की बात करते हैं, जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है। पॉइंट सी कहता है कि ऐसा अपराध जो एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगहों पर भी लगातार जारी रहता है। उदाहरण से समझते हैं, किसी महिला को दहेज के लिए लखनऊ में प्रताड़ित किया गया है, फिर उसे कानपुर भेज दिया गया और वहां भी प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में लखनऊ और कानपुर दोनों जगहों की अदालतों को अधिकार है। पॉइंट डी की बात करते हैं, जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचार ऐसे स्थानीय क्षेत्र किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। पॉइंट डी कहता है कि जब एक बड़ा अपराध करने के लिए कई छोटे छोटे काम अलग अलग शहरों में किए गए हों। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। एक ठग ने फर्जी दस्तावेज जयपुर में बनवाए, पैसे का लेन देन दिल्ली में किया और पीड़िता को धोखा मुंबई में दिया। इस मामले की सुनवाई जयपुर, दिल्ली या मुंबई किसी भी कोर्ट में हो सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 199 के बारे में। अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला। यह धारा कहती है कि अपराध दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला, जो काम किया गया है, दूसरा उसका जो असर निकला। ऐसे मामलों में केस दोनों में से किसी भी जगह चल सकता है। मुकदमा उस कोर्ट में भी चल सकता है जहां वह काम किया गया था और उस कोर्ट में भी चल सकता है जहां उसका परिणाम मतलब असर सामने आया। उदाहरण से समझते हैं, अगर अमन ने पटना में बैठकर विजय को जहर दे दिया, विजय जहर के असर के कारण इलाज के लिए रांची गया और रांची के अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ काम पटना में हुआ था लेकिन परिणाम मतलब मौत रांची में निकली। इसलिए इस मर्डर केस का मुकदमा पटना या रांची दोनों में से किसी भी कोर्ट में चलाया जा सकता है। जहाँ कार्यान्वयन अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान है। जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है, जो सवे भी अपराध है या अपराध होता है, यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। सेक्शन 200 कहता है कि जब कोई अपराध किसी दूसरे अपराध से इस तरह जुड़ा होता है कि दोनों का आपस में गहरा संबंध हो, जब कोई पहला काम सिर्फ इसलिए अपराध माना जाता है क्योंकि वह किसी अपराध से संबंधित है, तो ऐसे मामले की जांच या विचारण उस कोर्ट में हो सकती है जहां पहला काम हुआ था या जहां दूसरा काम हुआ था। उदाहरण से समझते हैं, रोहन ने आगरा में एक मोटरसाइकिल चोरी की। इसके बाद वह उस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने या छुपाने के लिए मेरठ ले गया। पहला अपराध उसका यह था कि उसने मोटरसाइकिल आगरा में चोरी की। दूसरा अपराध उसका यह था कि उसको छुपाने के लिए मेरठ ले गया। यहाँ चोरी की मोटरसाइकिल को छुपाने का अपराध दूसरा काम सीधे तौर पर मोटरसाइकिल चोरी करने पहले काम से जुड़ा है, इसलिए रोहन पर मुकदमा आगरा की कोर्ट या मेरठ की कोर्ट दोनों में से किसी भी जगह चलाया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।